हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। एक टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट करवा चुका हूं मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। देखो, आज अपन नया टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप आज तक एग्जाम में हुए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। देखो, पिछला जो एक टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, उस टॉपिक की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा प्यार आप लोगों को मुझे मिला है और मैं इस प्यार के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और आपकी जनरल साइंस का सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को मैं कंटिन्यू प्रोवाइड करवाता जाऊँगा। तो देखो, अगला टॉपिक अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, श्वसन तंत्र। रियल में श्वसन क्या है? बहुत सारे श्वसन अंग आपस में मिलकर के जिस तंत्र का, जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं उसको श्वसन तंत्र के नाम से अपन जानते हैं। तो रियल में श्वसन की जो प्रोसेस होती है, छोटी क्लासों की यदि मैं बात करूं तो आपने आज तक हमेशा ऐसा ही पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन गैस ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालना, इस प्रोसेस को आप लोगों ने आज तक श्वसन नाम दिया है। या फिर आप सीधा सीधा बोलते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको श्वसन क्रिया कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये डेफिनेशन बिल्कुल क्या आपकी गलत है। तो आज आप मेरे से सीखेंगे कि रियल में श्वसन क्रिया कौन सी होती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे ही भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो भोजन के डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज। ध्यान देना, श्वसन के रूप में जिस ऑक्सीजन गैस को अपन ने अंदर लिया है वो ऑक्सीजन गैस इस ग्लूकोज के साथ क्रिया करती है। मतलब मैं आपको यूं बताऊं कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब आपको याद रखना है, किसी भी पदार्थ के साथ यदि ऑक्सीजन क्रिया करता है तो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। देखो, कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया संपन्न करता है तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है दोस्तों CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में जो प्रोडक्ट अपना बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कंपाउंड अपना बनाता है H2O, मतलब जल। और यहाँ से दोस्तों अपन को मिलती है एनर्जी। क्या प्रोवाइड होती है? ऊर्जा प्रोवाइड होती है। और ये ऊर्जा प्रोवाइड होने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो ध्यान देना इस बात के ऊपर। आप ये आपकी कौन सी क्रिया का समीकरण मैंने आपके सामने लिखा है? श्वसन क्रिया का। यह आप लोगों की श्वसन क्रिया है। तो मैं 2-3 भागों में इसको कट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ग्लूकोज अपन को मिली है भोजन के डाइजेशन के बाद। मतलब जैसे ही भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट पाचक प्रोडक्ट जो अपना बनता है वो बनता है ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये ऑक्सीजन गैस के साथ जब क्रिया करता है तो पहला जो प्रोडक्ट बनाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनता है जल। और इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कहा जाता है श्वसन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। ध्यान देना, यदि मैं इसे श्वसन अभिक्रिया की बात करूं तो ये श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की विक्रिया होती है। देखो दोस्तों, आपने पढ़ रखी है कि 2 रिएक्शन संपन्न होती है, एक ऊष्माशोषी विक्रिया होती है और एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है। दोनों को ध्यान से सुनेंगे। ऊष्माक्षेपी जो विक्रिया है उसमें ऊर्जा या उष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा या उष्मा का क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन। जबकि ऊष्माशोषी विक्रिया की बात करें तो इसके अंदर ऊर्जा या उष्मा का अवशोषण होता है। यदि सिंपल से तरीके की मैं बात करूं तो आपको विशेष ध्यान क्या रखना है यहाँ पर? यदि अभिकारक, ये तीर के चिन्ह के इधर वाले पदार्थ हमेशा अभिकारक कहलाते हैं और तीर के चिन्ह के बाद वाले पदार्थ हमेशा उत्पाद कहलाते हैं। यदि अभिकारकों में जब परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होने के बाद यदि हमें ऊर्जा मिल रही है तो वो सारी की सारी विक्रिया
क्षेपी होती है। और यदि हमें अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा का जहाँ अवशोषण होगा वो विक्रिया आपकी कौन सी होती है, उसमें शोषी विक्रिया होती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि श्वसन कौन सी प्रकार की विक्रिया होती है, उसमें क्षेपीय विक्रिया, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि उत्पाद के साथ साथ हमें यहाँ से क्या मिल रही है दोस्तों, ऊर्जा मिल रही है। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो ऊर्जा हमें मिलती है वो एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोरेज होता है इसका, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। इसके अलावा दो टर्मिनोलॉजी और आती है यहाँ पर, एक आता है आपका एएमपी और दूसरा आता है आपका एडीपी। एएमपी का मतलब होता है दोस्तों एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ध्यान देना, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है और ट्राई का मतलब तीन होता है। तो ये बन गया आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एएनपी की फुल फॉर्म आपकी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब इसके अंदर फॉस्फेट का सिर्फ एक समूह मिलेगा आपको। एडीपी कब बनेगा, जब एएनपी में एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाएगा। एएनपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाएगा तो वो कहलाता है आपका एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और यदि एडीपी में भी एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाए तो ध्यान देना ये एडीपी दो फॉस्फेट थे और तीसरा मिल गया, तब आपका बनता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको जो एनर्जी श्वसन क्रिया के बाद मिली है वो सारी की सारी एनर्जी एटीपी के रूप में कहाँ जाकर के स्टोर होती है दोस्तों, तो उस कोशिकांग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। और यदि माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूं तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल। हिंदी की बात करें तो कोशिका का बिजली घर, कोशिका का ऊर्जा घर या फिर कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यदि अपन बात करें जैसे आपके घर में जो बिजली आती है वो पावर हाउस से आती है, आपके घर में जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है। और अपने शरीर में जो पावर अपन को मिलती है, अपने शरीर के अंदर जो एनर्जी अपन को मिलती है तो वो कहाँ स्टोरेज हुई है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोरेज हुई है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल मतलब कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। एक विशेष पॉइंट और यहाँ से आपको मैं बताता हूँ, एटीपी को कहा जाता है दोस्तों ऊर्जा की मुद्रा। तो ऊर्जा की मुद्रा कौन है अपने शरीर के लिए, वो है आपकी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि कोशिका का बिजली घर किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। या फिर पूछा जा सकता है कि श्वसन क्रिया के बाद जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी कहाँ संचित होती है, तो वो कहाँ संचित हो रही है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके रूप में हो रही है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका उत्तर क्या है दोस्तों, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो एक विशेष पॉइंट में आपसे चर्चा करता हूँ यहाँ पर, हालांकि टॉपिक दूसरा चलेगा मेरा, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो याद रखना दोस्तों, रियल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। उस क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण किसकी विपरीत विक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण किसकी विपरीत विक्रिया है। तो दोस्तों याद रखना, प्रकाश संश्लेषण किसकी विपरीत विक्रिया होती है, श्वसन की विपरीत विक्रिया होती है। और एक बात और नोट करो आप यहाँ से, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की विक्रिया है, उष्मा शोषी विक्रिया है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए
यदि ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो वो ऊष्मा शोषी विक्रिया होती है। और आप सबको पता है कि पौधे केवल दिन में ही अपना भोजन बना सकते हैं, क्योंकि दिन में उनको सूर्य का प्रकाश मिल पाता है। तो भोजन बनाने के लिए उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, तो वो कौन से प्रकार की विक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी। जबकि यहाँ पर आपको ऊर्जा मिल रही है, इसलिए श्वसन कौन से प्रकार की विक्रिया? ऊष्मा क्षेपी। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की विक्रिया? ऊष्मा शोषी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शन है। श्वसन क्रिया प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया श्वसन क्रिया के ऑपोजिट होती है। अब देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? श्वसन को अपन मुख्यतः दो चरणों में डिवाइड करते हैं, और वो दो चरण कौन से हैं? पहला आता है निःश्वसन और दूसरा आता है आपका उच्च श्वसन। एक टर्म आती है आपकी निःश्वसन और दूसरी टर्म आती है दोस्तों उच्च श्वसन। देखो निःश्वसन का मतलब क्या है? यदि आप वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, जैसे आप लोग सांस लेते हैं ऐसे करके, तो जब वायुमंडल से अपन ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं तो उस प्रक्रिया को नाम मिला है निःश्वसन। और यदि अपन शरीर से CO2 गैस को बाहर निकालते हैं, CO2 गैस को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है उच्च श्वसन। तो ध्यान देना मेरी बात के ऊपर विशेष। वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने की प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है, और शरीर से CO2 गैस को बाहर निकालने की क्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। ये जो निःश्वसन क्रिया होती है ये एक सक्रिय क्रिया मानी गई है, एक्टिव प्रोसेस होती है। और इस सक्रिय क्रिया के अंदर जो टाइम लगता है दोस्तों वो है 2 सेकंड का। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है निःश्वसन की क्रिया में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड का। कैसी क्रिया है? एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय क्रिया होती है। जबकि उच्च श्वसन की बात करें तो ये निष्क्रिय क्रिया होती है, इनएक्टिव प्रोसेस होती है। और इसमें जो टाइम लगता है दोस्तों वो है आपका 3 सेकंड का। कितने सेकंड का टाइम लगता है? 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो निःश्वसन वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करने की क्रिया सक्रिय क्रिया है, 2 सेकंड का टाइम लगता है। उच्च श्वसन शरीर से CO2 गैस को बाहर निकालने की क्रिया कैसी क्रिया है? निष्क्रिय क्रिया, और इसमें कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड का। अब देखो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, श्वसन मार्ग का क्रम। श्वसन मार्ग का क्रम, जैसा कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था, पाचन का क्रम या भोजन के पाचन मार्ग का क्रम। आज मैं आपको बता रहा हूँ श्वसन मार्ग का क्रम। तो श्वसन मार्ग मतलब अपनी जो श्वसन क्रिया वो किन किन अंगों के माध्यम से संपन्न होती है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र, और बाह्य नासा छिद्र से आपकी वायु जाती है नासा गुहा में, और नासा गुहा से वायु प्रविष्ट होती है अंतःनासा छिद्र में। अंतःनासा छिद्र में, और अंतःनासा छिद्रों से जाती है ग्रसनी में, ग्रसनी से जाती है दोस्तों कंठ में, और कंठ से जाती है श्वास नली में, और श्वास नली से वायु जाती है दोस्तों किसमें? फेफड़ों में। फेफड़ा या फुफ्फुस, जिन्हें लंग्स के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये आप लोगों को श्वसन मार्ग का क्रम याद रखना है। सबसे पहले वायु किसमें जाती है? बाह्य नासा छिद्र में जाती है। बाह्य नासा छिद्र के बाद नासा गुहा में जाती है। नासा गुहा के बाद अंतःनासा छिद्र। देखो ये अपने बाह्य नासा छिद्र है, अंदर वाले जो अंतःनासा छिद्र है, फिर ग्रसनी में जाती है, फिर कंठ में जाती है, फिर श्वास नली में, और लास्ट में कहाँ जाती है दोस्तों? फेफड़ों में जाती है, फुफ्फुस में जाती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, फेफड़ों को कहा जाता है मुख्य श्वसन अंग। फेफड़ों को कहा जाता है मुख्य श्वसन अंग, और ये बाकी सारे जितने मैंने लिख रखे हैं इन्हें कहा जाता है दोस्तों सहायक श्वसन अंग। सहायक श्वसन अंग।
तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, मुख्य जो श्वसन अंग होता है वो है आपका फेफड़ा, जिन्हें अपन फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इनको लंग्स कहा जाता है। बाकी सारे नाम जैसे बाह्य नासा छिद्र, नासागुआ, अंतरनासा छिद्र, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, ये सब के सब क्या है दोस्तों, ये सहायक श्वसन अंग है। और ये सब अंग आपस में मिलकर के, सहायक श्वसन अंग और मुख्य श्वसन अंग आपस में मिलकर के जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, उस तंत्र को कहा जाता है दोस्तों कौन सा, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देखो एक एक पॉइंट को अपन लेकर के चलते हैं कि ये पॉइंट क्या होते हैं और कहाँ कहाँ से वायु प्रविष्ट हो रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना चल रहा है वो है दोस्तों बाह्य नासा छिद्र। देखो मैं अभी आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स बता रहा हूँ और फिर अपन बातें करेंगे जो रियल में जो एग्जाम के लायक जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं, तो उनकी चर्चाएं अपन जल्द करेंगे भी। तो पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है आपका बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र। और बाह्य नासा छिद्रों की मैं बात करूं तो ज्यादा मुझे शायद समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के एक नाक होता है। काफी बार मैं बच्चों से पूछता हूं कि बताओ रे अपने नाक की कितनी जोड़ी है, तो बच्चे बताते हैं सर एक जोड़ी, और एक जोड़ी का मतलब तो कितने हो गए दोस्तों, दो हो गए। जबकि नाक कितने अपने, एक ही नाक है, लेकिन एक नाक में दो छेद हैं। एक नाक में छेद कितने हैं, दो। बाहर है, इसलिए इनको बाह्य नासा छिद्र के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के एक नाक में दो बाह्य नासा छिद्र हैं जो ऊपरी ओष्ठ के ऊपर स्थित है। ये अपना ऊपर वाला होठ है और ऊपर वाले होठ के जस्ट ऊपर कौन आपके बाह्य नासा छिद्र है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो याद रखना ऊपरी ओष्ठ के ठीक ऊपर कितने जोड़ी दोस्तों, एक जोड़ी। मैं नाक की बात नहीं कर रहा हूं, नाक तो एक ही है लेकिन नासा छिद्र कितने दोस्तों, दो है। नासा बाह्य नासा छिद्रों की बात करें तो पॉइंट आता आपका नासापथ, नोजल चैम्बर। और नासापथ की भी बात करूं दोस्तों तो जो आपके बाह्य नासा छिद्र वो नासापथ में खुलते हैं। याद रखना नासापथ भी कितने हैं, एक जोड़ी है। कितना दोस्तों, एक जोड़ी। पथ का मतलब क्या है, रास्ता। ये जो बाह्य नासा छिद्र वो दो रास्तों से होकर के गुजरते हैं। समझ में आ रही है ना बातें, तो ध्यान देना एक जोड़ी है। और इनकी भी बात करें तो दोनों नासा छिद्रों के बीच में, दोनों नासा छिद्रों के बीच में एक दीवार लगी हुई है ना, इस दीवार को कहा जाता है नासापट। तो नासापट किसको बोल रहे हैं, दोनों बाह्य नासा छिद्रों के बीच में जो दीवार लगी हुई है उस दीवार को कहा जाता है नासापट। और इस नासापट की भी बात करूं तो नासापट का जो अगला भाग है, अगला जो भाग है वो बना हुआ है दोस्तों काचाभ उपास्थि का। नासापट का अगला भाग किसका बना हुआ है, काचाभ उपास्थि से बना है। जबकि इसका पिछला भाग, पीछे वाला जो भाग है वो एथमोइड अस्थि का बना है, एथमोइड अस्थि। दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नासापट का जो अगला वाला भाग होता है वो तो बना हुआ दोस्तों किससे, काचाभ उपास्थि से। और पिछला वाला जो पार्ट होता है वो किससे बना हुआ है, एथमोइड अस्थि से बना हुआ होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो इस नासा गुहा में या फिर नासापथ के अंदर क्या क्या उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। रोम का मतलब बाल है कि नहीं। इसके अलावा इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। अभी छोटे छोटे रोम और श्लेष्मा ग्रंथि क्या काम संपन्न करती है, तो बड़ा ही लॉजिकली पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि नाक के जो बाल होते हैं, इन नाक के बालों को या रोम को सीलिया कहा जाता है दोस्तों। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है नाक के बाल क्या कहलाते हैं, तो याद रखना नाक के बाल को सीलिया कहा जाता है। जबकि नाक में उपस्थित
नाक में उपस्थित तरल पदार्थ को श्लेष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? श्लेष्मा। नाक का जो पानी है, नाक जब बहती है तो नाक से जो पानी निकलता है उसको श्लेष्मा के नाम से जानते हैं, और नाक के बालों को किस नाम से जाना जाता है? सीलिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो बताइए सर, रोम, बाल या श्लेष्मा ग्रंथि क्या काम संपन्न करती है? तो श्लेष्मा ग्रंथि के द्वारा जो तरल पदार्थ सीक्रेट हो रहा है, इस तरल पदार्थ को कहा जाता है दोस्तों श्लेष्मा। क्या कहा जाता है? श्लेष्मा। जो क्या कहला रहा है? आपके नाक का पानी कहलाता है। नाक में उपस्थित तरल पदार्थ या फिर पानी को, नाक के पानी को श्लेष्मा कहा जाता है। जो कौन सी ग्रंथि से सीक्रेट हो रहा है? श्लेष्मा ग्रंथि से सीक्रेट होता है। और नाक के बालों को किस नाम से जाना जाता है? तो रोम, या नाक के बालों को आपका जो सीलिया है उसके नाम से अपन जानते हैं। देखो, इसके अलावा यदि पॉइंट की बात करें तो शरीर काम क्या संपन्न करते हैं? ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। नाक के रोम और श्लेष्मा। अब श्लेष्मा कैसा होता है दोस्तों? तरल भी होता है, चिकना भी होता है। तरल भी होता है, चिकना भी होता है। तो देखो, जब भी अपन है धूल भरी, जैसे मान लो आंधी आती है या फिर ऐसी जगह पर अपन श्वसन क्रिया करें जहाँ पर बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही है, तो आप जब श्वसन क्रिया करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो हानिकारक रोगाणु, जीवाणु, मिट्टी, धूल के कण आपकी श्वसन क्रिया के साथ जाते हैं। तो इन सबको रोकने का काम, देखो रोम या बाल तो क्या करते हैं? उस वायु के वेग को कम कर देंगे। वायु की वेग को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। जबकि श्लेष्मा क्या है? तरल चिकना पदार्थ है, और ये यहीं इसको नासावेश्म में चिपका करके रख लेता है, ताकि जो स्वच्छ वायु होती है वो अपने कहाँ तक पहुंच सके दोस्तों? फेफड़ों तक पहुंच सके। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नाक के जो बाल हैं उनको सीलिया कहा जाता है, और नाक में उपस्थित तरल पदार्थ पानी को श्लेष्मा के नाम से जानते हैं। रोम या श्लेष्मा तरल चिकना पदार्थ तो क्या करता है? सारे के सारे हानिकारक रोगाणु, जीवाणु या फिर धूल मिट्टी के कणों को यही नाक में चिपका करके रखता है, ताकि स्वच्छ वायु अपने फेफड़ों तक आसानी से पहुंच सकती है। इसके अलावा आपको याद रखना है, गर्म जलवायु वाले जितने क्षेत्र होते हैं, अब आपको पता है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में वायु कैसी होगी? गर्म होगी। वायु कैसी होगी? गर्म। अब ध्यान देना, यदि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर रहने वाले जितने भी जीव है, तो वो जब श्वसन क्रिया करते हैं तो गर्म जलवायु उनके फेफड़ों में प्रविष्ट हो सकती है। इसलिए ये आपका श्लेष्मा और नाक के बाल क्या करते हैं? उस गर्म जलवायु को ठंडा करने का काम संपन्न करते हैं। गर्म जलवायु को ठंडा करने का काम संपन्न करते हैं। यदि मान लो ये ठंडी नहीं हुई, तो ये सीधी की सीधी गर्म जलवायु जाकर के फेफड़ों की कुपिका वाहिनी को पिचका देती है, जैसे हो सकता है इंसान की डेथ हो सकती है। इसी प्रकार ठंडे प्रदेशों या फिर शीत प्रदेशों की बात करें तो शीत प्रदेशों में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं, उनके नाक के बाल या रोम क्या करते हैं? आपकी इस ठंडी जलवायु के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो आराम से श्वसन क्रिया संपन्न कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल में आपको ये बता सकता हूँ कि नाक के बाल और श्लेष्मा जो ग्रंथि है उसका एक ही काम है, ये बाहर से आने वाली वायु का जो ताप है, उस वायु के ताप को किसके ताप के समान बना देते हैं? शरीर के ताप के समान बना देते हैं, अनुकूलतम टेम्परेचर बना देते हैं। तो ये आपको नाक के बाल और श्लेष्मा का वर्क आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करें तो नाक की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, इस नाक की श्लेष्मा झिल्ली को कौन सी झिल्ली कहा जाता है? तो याद रखना, इसे स्नेडेरियन झिल्ली के नाम से जानते हैं। नाक की श्लेष्मा झिल्ली कौन सी झिल्ली कहलाती है? स्नेडेरियन झिल्ली, और ये सीलिया युक्त होती है। सीलिया युक्त होती है। तो नाक की झिल्ली को श्लेष्मा, नाक की जो श्लेष्मा झिल्ली उसको स्नेडेरियन झिल्ली के नाम से जानते हैं। वो कैसी होती है? सीलिया युक्त होती है। इसके अलावा श्लेष्मा झिल्ली का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, जब कभी हमें सर्दी जुकाम हो जाएगी, सर्दी जुकाम से जब अपन पीड़ित हो जाते हैं तो अपनी श्लेष्मा झिल्ली में क्या आ जाती है दोस्तों?
सूजन पैदा हो जाती है। देखो आपको पता है कि रास्ते वन वे हो जाते हैं, कभी कभी एक रास्ता बंद रहता है, दूसरा चालू रहता है, थोड़ी देर बाद दूसरा बंद हो जाता है तो पहले वाला चालू हो जाता है। तो वन वे का जो पाथवे बनता है वो सर्दी जुकाम होने पर आपकी श्लेष्मा झिल्ली में सूजन पैदा हो जाती है। जैसे श्लेष्मा झिल्ली में सूजन पैदा होती है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे दोस्तों, गंध का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यदि आपके कमरे में कोई भी सेंटेड अगरबत्ती जल रही है, आपको उसकी गंध का कभी भी पता नहीं चलेगा। तो इसका रीजन क्या है, श्लेष्मा झिल्ली के अंदर क्या पैदा हो चुकी है, सूजन पैदा हो चुकी है। सूजन की वजह से आपको सर्दी जुकाम हो चुकी है, और यदि ये सूजन पैदा होगी तो कभी भी अपन गंध का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका नासापथ, और नासापथ से जो वायु प्रविष्ट होती है वो जाती है अंतःनासा छिद्रों में, और अंतःनासा छिद्रों के बाद आपकी वायु प्रविष्ट होती है दोस्तों ग्रसनी में। तो ग्रसनी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रसनी की बात मैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कर चुका हूँ। क्यों कर चुका हूँ, या आप लोगों को पता है क्योंकि ग्रसनी आपकी आहार नलिका का ऐसा भाग है जो श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग दोनों के लिए सहायक मार्ग का काम संपन्न करता है। तो इस पॉइंट को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। ग्रसनी, तो ये अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग, भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग दोनों के लिए जो सहायक मार्ग का काम संपन्न करता है वो आपका कौन सा पार्ट है, ग्रसनी वाला भाग है। इसके अलावा ग्रसनी का कुछ विशेष पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक द्वार उपस्थित है जिसको अपन ने नाम दिया था ग्लोटिस या घाटी द्वार। याद आ रहा है ना आपको, ग्लोटिस या घाटी द्वार। और ये घाटी द्वार क्या करता है, जिस टाइम अपन भोजन क्रिया करते हैं, भोजन को जब निगलते हैं तो भोजन निगलते समय क्या होगा, इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन स्थित होता है जिसे एपीग्लोटिस कहा जाता है, और एपीग्लोटिस को हिंदी में कहते हैं घाटी ढक्कन। अब ये किस टाइम काम संपन्न करेगा, जिस टाइम अपन भोजन को निगलते हैं। देखो एक मैंने आपको ऊला बताया था जो आपकी मुख गुहा में युवा आकार की घंटीनुमा संरचना लटकी हुई है, वो क्या करता है, भोजन को जब निगला जाता है तो उस भोजन को आंतरिक नासा छिद्र में आने से रोकता है। जबकि आपका एपीग्लोटिस है और ये क्या करेगा, जिस टाइम भोजन को निगला जाता है, भोजन को ग्रसनी ग्रसिका तक पहुंचाया जाता है, मत्स्य तक पहुंचाया जाएगा, तो भोजन को निगलते समय ये एपीग्लोटिस या घाटी ढक्कन क्या करता है, ग्रसनी में उपस्थित छिद्र ग्लोटिस या घाटी द्वार को ढक करके रखता है, ताकि भोजन का कोई भी अंश इस नलिका में नहीं चला जाए दोस्तों, आपकी श्वास नली में ना चला जाए। तो ये पॉइंट 2 बार रिपीट हो चुका है, फिर भी आप इसको याद रखेंगे। इसलिए इस एपीग्लोटिस को अपने एक विशिष्ट नाम दिया था, ग्रसनी का ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या कहा जाता है, ग्रसनी का ट्रैफिक पुलिसमैन, या फिर हिंदी की बात करूँ तो इसे ग्रसनी का यातायात प्रबंधक कहा गया था। क्योंकि यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिसमैन कौन होता है, जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाता है। आपने देखा होगा कि एक साइड में वो हाथ करके गाड़ियों को निकालता है, फिर इधर हाथ को करता है, फिर गाड़ी को निकालता है। तो वो क्या करा, वो यातायात को प्रबंधित करा है, वो गाड़ियों को प्रबंधित करा है। और इसी प्रकार यदि अपना एपीग्लोटिस खुल गया, भोजन को निगलते टाइम एपीग्लोटिस खुल गया, तो आपका जो भोजन है वो कौन सी नलिका में चला जाएगा, श्वास नलिका में। तो अपने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए एपीग्लोटिस भोजन को निगलते समय किसको ढक करके रखेगा, ग्लोटिस को। तो ध्यान देना, ग्रसनी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है, एपीग्लोटिस या फिर घाटी ढक्कन। बात करें अपन यहाँ डाइजेशन की कोई बात नहीं हो रही है, अपन सिर्फ और सिर्फ सहायक श्वसन अंगों की बात करें तो अंतःनासा छिद्रों से जो आपकी वायु आई है वो किसमें आई है, ग्रसनी में। और ग्रसनी की जो 3 पार्ट थे उनके नाम आपको याद रखने हैं। ग्रसनी 3 भागों में डिवाइड थी। एक थी नासा ग्रसनी जो नाक में खुलती है, नासा ग्रसनी कहाँ खुलती है, नाक में। दूसरी थी आपकी मुख गुहीय ग्रसनी, मुख गुहीय ग्रसनी जो मुख गुहा में खुल रही थी। और तीसरी आती है दोस्तों कंठ ग्रसनी जो कहाँ खुलती है, कंठ में खुलती है। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट वाला जो पार्ट आपका वो कंठ ग्रसनी है, नासा ग्रसनी
नासा पथ में या नासा गुहा में खुलती है, मुख गुह्य ग्रसनी मुख गुहा में खुलेगी, और कंठ ग्रसनी कहाँ खुलती है? कंठ में खुलती है। तो ग्रसनी से आपकी जो वायु एंटर होती है वो किस में जाएगी दोस्तों? कंठ में जाती है। तो ग्रसनी के बाद का जो पॉइंट आता है आपका वो है कंठ, और इसे कहा जाता है लेरिक्स। और इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका जो क्वेश्चन निकला था वो आरआरबी के पेपर में आया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? निम्न में से वह अंग जिसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट शानदार क्वेश्चन दे रहा हूँ। वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। अब देखो वॉइस का मतलब क्या है? आवाज। बॉक्स का मतलब क्या है? डिब्बा। मतलब ये डिब्बा क्या पैदा करता है? आवाज पैदा करता है। तो वॉइस बॉक्स किस ऑर्गन को कहा जाता है दोस्तों? कंठ या लेरिक्स को कहा जाता है। हिंदी की यदि मैं बात करूं तो इसे ध्वनि उत्पादक यंत्र या स्वर उत्पादक यंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्वनि उत्पादक यंत्र या स्वर उत्पादक यंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि आप अपना गला दबाओ, यहाँ से अपने कंठ दबा करके यदि आप वॉइस निकालते हैं तो बताओ क्या वॉइस सही आती है? नहीं आती ना। एक रोचक तथ्य की बात मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी इंसान अपने अंगूठे से, ध्यान देना मेरे पॉइंट के ऊपर, कोई भी इंसान अपने अंगूठे से अपना गला दबाकर अपनी हत्या नहीं कर सकता। यकीन नहीं है तो ट्राई कर लीजिए। यकीन नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं। डोंट वरी, नहीं मरेंगे आप। कोई भी इंसान अपने अंगूठे से अपना गला दबा करके अपनी हत्या नहीं कर सकता है, लेकिन अपने अंगूठे से दूसरे का गला कब का दबा सकता है वो। समझ रहे हैं? तो ध्यान देना इस बात के ऊपर। मजाक की बात नहीं, लेकिन है भी रियलिटी। कंठ की बात करें तो कंठ को लेरिक्स के नाम से जाना जाता है, जबकि पक्षियों में कंठ को सीरिक्स कहा जाता है दोस्तों। अपनी बात करें तो अपन कंठ को किस नाम से जाने हैं? लेरिक्स के नाम से जानते हैं, जबकि पक्षियों में कंठ को क्या कहा जाता है? सीरिक्स कहा जाता है। तो वॉइस बॉक्स किसे कहा गया? कंठ को कहा गया, लेरिक्स को कहा गया, ध्वनि उत्पादक यंत्र, स्वर उत्पादक यंत्र क्यों कहा गया? इसके ऊपर ध्यान देना इस बात के ऊपर। कंठ को स्वर उत्पादक यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक जोड़ी वाक रज्जु उपस्थित होते हैं। वोकल कोर्ड्स पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं? वोकल कोर्ड्स पाए जाते हैं। और ये एक जोड़ी वाक रज्जु कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। पहले जो वाक रज्जु आते हैं वो है दोस्तों वास्तविक वाक रज्जु। क्या है दोस्तों? वास्तविक वाक रज्जु। और ये वास्तविक वाक रज्जु क्या करते हैं? ध्वनि या आवाज उत्पन्न करने का कार्य संपन्न करते हैं। तो एक जोड़ी जो वोकल कोर्ड्स हैं उनमें से एक वास्तविक वाक रज्जु होता है और दूसरा मिथ्या वाक रज्जु। और मिथ्या का मतलब क्या था दोस्तों? झूठा झूठ होती है। इसका मतलब ये ध्वनि या आवाज उत्पन्न करने का कार्य संपन्न नहीं करते हैं। तो कंठ की बात की जाए तो कंठ को लेरिक्स कहा जाता है, पक्षियों में से सीरिक्स के नाम से जानते हैं। वॉइस बॉक्स कहा जाता है, इसको ध्वनि उत्पादक यंत्र कहते हैं, स्वर उत्पादक यंत्र कहते हैं क्योंकि ये ध्वनि को पैदा करता है। एक जोड़ी वाक रज्जु वोकल कॉर्ड्स उपस्थित है। वास्तविक वाक रज्जु की बात करें तो ध्वनि या आवाज उत्पन्न करती है, जबकि मिथ्या जो वाक रज्जु होते हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की ध्वनि या आवाज उत्पन्न नहीं होती है। देखो इसके अलावा अपन पॉइंटों की बात करें तो ध्यान से सुनते जाना। 2-3 पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे बता रहा हूँ। नर में जो थायराइड ग्लैंड होती है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नर की, तो नर में जो थायराइड ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड का अधर भाग बना हुआ रहता है। आपने भी देखा होगा। देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये नर की थायराइड ग्रंथि का जो अधर भाग वो बना हुआ है। इस थायराइड ग्रंथि के अधर भाग को नाम मिला है, कौन सी ग्रंथि की बात कर रहा हूँ? थायराइड ग्रंथि का कौन सा भाग है दोस्तों? अधर भाग। इसे कहा जाता है कंठमणि या फिर एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? एडम्स एप्पल के नाम से।
याद रखना मादा के अंदर या स्त्री के अंदर ये उभार आपको कभी नहीं दिखेगा। तो थायराइड ग्रंथि का अधर भाग जो नर के अंदर पुरुष के अंदर बाहर उभरा हुआ है, उस उभरे हुए भाग को कंठमणि या एडम्स एपल के नाम से जाना जाता है। अब देखो कंठ से जो वायु जाएगी दोस्तों, तो कंठ से वायु कहाँ गई थी, श्वास नली में जा रही है सर। कंठ से वायु कहाँ जाती है, श्वास नली में जाती है। और श्वास नली की बात करूँ तो इसके 2 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने काफ़ी बार आ चुके हैं। यदि इसकी बात की जाए तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका श्वास नलिका कहलाती है, जिसे वाइंड पाइप के नाम से या विंड पाइप के नाम से जानते हैं इसको। ये तो एक भोजन नलिका की बात करके गया था और एक मैं वाइंड पाइप की बात कर रहा हूँ। श्वास नली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। तो ध्यान देना दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करूँ तो इस नलिका के अंदर, इस श्वास नली के अंदर सी आकार के उपास्थि से बने हुए छल्ले होते हैं ऐसे। अंग्रेजी वर्णमाला के सी आकार के, कौन से आकार के, सी आकार के उपास्थि से बने क्या पाए जाते हैं, छल्ले या वलय उपस्थित होते हैं। और ये सी आकार के उपास्थि के बने हुए छल्ले, रिंग या वलय आपकी श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। और यदि सी आकार के उपास्थि छल्लों को निकाल दिया जाए तो बताइए कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, तो आपकी श्वसन क्रिया बाधित हो जाएगी, क्योंकि आपकी श्वास नली पिचक जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि श्वास नली में किस आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं। और इन सी आकार के छल्लों का काम क्या है, ये आपकी श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। यदि सी आकार के छल्लों को निकाल दिया जाए तो याद रखना आपकी श्वास नली क्या हो जाएगी दोस्तों, पिचक जाएगी। अब देखो श्वास नली की मैं बात करूं तो श्वास नली आगे चलकर के 2 भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में डिवाइड होती है, 2 भागों में। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। और ये 2 जो भाग होते हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है श्वसनी। क्या बोलते हैं दोस्तों, श्वसनी। बाई श्वसनी बाएं फेफड़े में खुलती है और दाई श्वसनी दाएं फेफड़े में खुलती है। तो ध्यान देना, ये आपके फेफड़े हो गए, ये फेफड़े हो गए, यहाँ आपके कंठ है। तो कंठ से वायु किसमें आई, श्वास नली में। श्वास नली से वायु जाएगी श्वसनी में। तो ध्यान देना, इस बात का विशेष पॉइंट आप लोगों को मैं यहाँ से बताऊंगा। श्वसनी 2 भागों में डिवाइड होगी, सॉरी श्वास नली 2 भागों में डिवाइड होगी। तो श्वास नली का जो प्रथम विभाजन है, श्वास काफी बार पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसे, श्वास नली का जो प्रथम डिवाइडेशन है, प्रथम जो विभाजन है वो कौन है दोस्तों, श्वसनी है। और ये श्वसनी मतलब श्वास नली कितने भागों में बट गई, 2 भागों में। ये बाई श्वसनी बाएं फेफड़े में खुलती है और दाई श्वसनी दाएं फेफड़े में खुलती है। अब ध्यान से सुनते जाना, आपकी जो श्वसनी है वो श्वसनी भी आगे चलकर के और डिवाइडेशन करती है। तो ये जो आपकी श्वसनी है वो आगे चल के और डिवाइड हो जाएगी। और इस डिवाइडेशन को नाम मिला है दोस्तों श्वसनिका। क्या बोलते हैं इसको, श्वसनिका। और ये श्वसनिका आगे चल करके और डिवाइड होती है और इस डिवाइडेशन को कहा जाता है श्वसन श्वसनिका। श्वसनिका। और ये और जाकर के डिवाइड हो जाएगी आगे चल करके और इन्हें कहा जाता है कूपिका वाहिनी। कूपिका वाहिनी। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कूपिका वाहिनी आपके श्वसन तंत्र की कौन सी इकाई दोस्तों, मूलभूत इकाई है। तो ध्यान देना, श्वसन तंत्र की या फेफड़ों की मूलभूत क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई कौन कहलाती है दोस्तों, कूपिका वाहिनी कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ से 3-4 बातें अच्छी तरीके से क्लियर करनी है। श्वास नली 2 भागों में डिवाइड हुई, जिसे श्वसनी नाम दिया। श्वसनी फिर डिवाइड हो रही है और वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, श्वसनिका में। देखो श्वास नली का डिवाइडेशन श्वसनी, श्वसनी का डिवाइडेशन श्वसनिका, श्वसनिका का डिवाइडेशन
श्वसन श्वसनिका, और श्वसन श्वसनिका का डिवाइडेशन कौन है दोस्तों? कुपिका वाहिनी। और इन कुपिका वाहिनियों के अंदर होते हैं छोटे छोटे वायु कोश, और इन वायु कोशों के अंदर होता है दोस्तों गैसों का आदान प्रदान। एक छोटा सा क्रम और मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले वायु गई थी बाह्य नासा छिद्र में, बाह्य नासा छिद्र से वायु गई थी आपके नासापथ में, नासापथ से अंतःनासा छिद्र में, अंतःनासा छिद्र से ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, और कंठ से कहीं श्वास नली में। अब एक और क्रम आपको लिख देता हूं आगे का पूरा। श्वास नली से आपकी जो वायु जाती दोस्तों, श्वास नली से वायु किसमें आई? श्वसनी में आई। देखो ये श्वास नली, इसका डिवाइडेशन श्वसनी, श्वसनी में आई, और श्वसनी से वायु किसमें गई? श्वसनिका में गई, और श्वसनिका से वायु किसमें गई? श्वसन श्वसनिका में गई, श्वसन श्वसनिका में। और श्वसन श्वसनिका से कहाँ गई दोस्तों? कुपिका वाहिनी में, मतलब एल्वियोलाई में। और ये एल्वियोलाई आपके श्वसन तंत्र की मूलभूत इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है। और मूलभूत क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई श्वसन तंत्र की कौन सी है? तो वो आपकी कुपिका वाहिनी एल्वियोलाई। देखो ये यहाँ तक के जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया वो आपके सहायक श्वसन अंग। और दोस्तों अब अपन बात करते हैं मुख्य श्वसन अंग की। तो आपका मुख्य जो श्वसन अंग है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कौन था? फेफड़ा। तो देखो फेफड़े कितने हैं, किस प्रकार से यहाँ पर श्वसन क्रिया संपन्न होती है। फेफड़ों को फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं, फेफड़ों को फुफ्फुस कहते हैं। तो अगला जो पॉइंट आपका वो है फेफड़ा, फुफ्फुस। लंग्स। देखो दोस्तों बड़ी बात कर रहा हूं, सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो इसे अपन ने क्या नाम दिया है? मुख्य श्वसन अंग। कौन होते हैं भाई? फेफड़े होते हैं। और देखो अभी मैंने जो डायग्राम आप लोगों के सामने बनाया है उसकी मैं थोड़ी और चर्चा कर लेता हूं। ये आपका बायां फेफड़ा और ये आपका दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। तो देखो कितने जोड़ी है फेफड़े? एक जोड़ी फेफड़े हैं। प्रत्येक मनुष्य में कितने जोड़ी फेफड़े होते हैं? एक जोड़ी। और बात करें तो स्पंजी होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़े किस रंग के हैं? स्पंजी है और गुलाबी रंग के हैं। अब देखो विशेष बात क्या थी यहाँ से, दो फेफड़े जो है, दोनों फेफड़ों में से जो बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा संकरा होता है, संकरे का मतलब कम चौड़ा होता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बाएं फेफड़े में दो लोब होते हैं, दो पालियां होती हैं, दो खंडों में डिवाइड होता है। और जबकि दाएं फेफड़ा कितनी पालियों में डिवाइड होता है दोस्तों? 3 पालियों में। जैसे मैं आपको डिवाइडेशन करके बताऊं तो जो बायां फेफड़ा है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, दायां फेफड़ा कितने भागों में डिवाइड है? 3 भागों में। तो ध्यान देना, बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा कम संकरा होता है, मतलब कम चौड़ा होता है। फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे पुल्मोनोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखना, फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? पुल्मोनोलॉजी में किया जाता है। यदि स्वस्थ वयस्क मनुष्य के फेफड़ों के वजन की बात करूं तो वजन होता है दोस्तों इनका 1.3 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक। कितना वजन है? 1.3 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक। पुल्मोनोलॉजी विज्ञान की जिस शाखा में पुलिस का अध्ययन करें उसको किस नाम से जाना है? पुल्मोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। विशेष पॉइंट देखना, फेफड़ा बायां है तो फेफड़ा दायां है, मतलब फेफड़ों के बाहर एक झिल्ली उपस्थित होती है, झिल्ली, दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। और इस झिल्ली के अंदर प्लूरल द्रव बना रहता है। याद रखना, मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं वो कौन सी गुहा में स्थित होते हैं दोस्तों? प्लूरल या वक्ष गुहा में स्थित होते हैं।
वक्ष का मतलब छाती, अपने सामने है दोनों फेफड़े, तो फेफड़े कौन सी गुहा में स्थित है? वक्ष या प्लूरल गुहा में स्थित है। और इस प्लूरल गुहा के अंदर कौन सा लिक्विड भरा हुआ है? प्लूरल द्रव भरा हुआ है। और ये प्लूरल द्रव क्या काम करता है? फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है दोस्तों। तो फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का कार्य किस लिक्विड के द्वारा किया जाता है? तो वो आपका प्लूरल द्रव किस गुहा में भरा हुआ है? प्लूरल गुहा में, जिसे वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। आपके फेफड़े कौन सी गुहा में स्थित है? वक्ष या प्लूरल गुहा में स्थित होते हैं। यदि इस प्लूरल द्रव की मैं बात करूं तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के अंदर इसकी जो मात्रा होती है वो 150 मिलीलीटर होती है। तो याद रखना, प्लूरल द्रव की मात्रा फेफड़ों के अंदर या प्लूरल गुहा के अंदर कितनी होती है? 150 ml होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो पक्षियों के जो फेफड़े होते हैं, पक्षियों की मैं बात करूं तो पक्षियों के फेफड़ों में छोटे छोटे वायु कोष पाए जाते हैं। और इन वायु कोषों की वजह से फेफड़ों का वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से पक्षी आसानी से आसमान में उड़ सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पक्षियों के फेफड़े वजन में हल्के होते हैं क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे क्या उपस्थित दोस्तों? वायु कोष उपस्थित है। और वायु कोषों की उपस्थिति की वजह से उनके फेफड़ों का वजन क्या हो जाता है? कम, जिससे वो आसानी से आसमान में उड़ सकते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपना जो बायां फेफड़ा है, इस बाएं फेफड़े के अंदर एक खांच होती है दोस्तों, इस तरह से। इस खांच को कहा जाता है हृदयी खांच, कार्डियक आर्च कहलाती है। कार्डियक आर्च या हृदयी खांच कहलाती है। और इस हृदयी खांच में कौन सुरक्षित है? आपका हार्ट, आपका दिल सुरक्षित होता है। मतलब दिल कौन सी केविटी में सुरक्षित होता है? तो मैं आपको बताता हूँ, दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में एक गुहा है, केविटी है, जिसका नाम है मीडियास्टाइनम केविटी। मीडियास्टाइनम केविटी, इस मीडियास्टाइनम केविटी में अपना हार्ट सुरक्षित होता है। तो ध्यान देना, कौन से फेफड़े की बात कर रहा हूं मैं? बाएं फेफड़े की। तो बाएं फेफड़े के अंदर जो कार्डियक आर्च पाई जाती है, जो हृदयी खांच पाई जाती है, उस हृदयी खांच के अंदर अपना दिल सुरक्षित होता है। या फिर दोनों फेफड़ों के बीच में जो गुहा पाई जा रही है मीडियास्टाइनम केविटी, उस मीडियास्टाइनम केविटी के अंदर आपका दिल सुरक्षित होता है। देखो दोस्तों, आगे तो बात करें तो एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, फेफड़ों का निर्माण करने वाली तो देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई दोस्तों, उसे कुपिका वाहिनी नाम दिया अपने, कुपिका वाहिनी या फिर एल्वियोलाई। कुपिका वाहिनी या एल्वियोलाई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, श्वसन तंत्र या फेफड़ों की मूलभूत या क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कुपिका वाहिनी या एल्वियोलाई। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 30 करोड़ होती है। दोनों फेफड़ों के अंदर कुपिका वाहिनियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 30 करोड़ होती है। एक विशेष पॉइंट की यदि बात करें तो एल्वियोलाई की जो भीतरी सतह होती है उस पर सल्काकार कोशिकाएं, एल्वियोलाई की भीतरी सतह पर उपस्थित सल्काकार कोशिकाओं को न्यूमोसाइट कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? न्यूमोसाइट। कहाँ उपस्थित है? एल्वियोलाई की भीतरी सतह पर। कैसी कोशिकाएं? सल्काकार कोशिकाएं हैं। क्या कहते हैं इनको? न्यूमोसाइट कहते हैं। और इन न्यूमोसाइट के अंदर विशिष्ट प्रकार का लेसिथिन, याद रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, लेसिथिन फोस्फोलिपिड उपस्थित होता है। और ये लेसिथिन नामक फोस्फोलिपिड क्या करता है? अपनी एल्वियोलाई को पिचकने से रोकता है। एल्वियोलाई को क्या करता है? पिचकने से रोकता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो ध्यान देना, कुपिका वाहिनी एल्वियोलाई श्वसन तंत्र की मूलभूत इकाई है, जिनकी संख्या कितनी है? 30 करोड़। और इसकी भीतरी सतह पर सल्काकार जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको न्यूमोसाइट कहा जाता है। और न्यूमोसाइट के अंदर कौन उपस्थित है? लेसिथिन नामक फोस्फोलिपिड उपस्थित है, जो क्या काम करता है? एल्वियोलाई को पिचकने से रोकता है। इसके अलावा अपन बात करें तो ध्यान देना दोस्तों, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है कौन सी विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण भी होता है ऑक्सीजन युक्त और विऑक्सीजन युक्त जो हृदय है, मतलब कि कार्बन
ऑक्साइड वाला जो रुधिर जब फेफड़ों में आता है तो उसको ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर में कन्वर्ट करने का काम संपन्न करता है। तो मैं सिंपल तौर पे आपको ये बता सकता हूँ कि फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट और बच गया आपका, वो क्या है, ध्यान से सुनना उसको। हालांकि मैं आपको ये पॉइंट रक्त परिसंचरण तंत्र में दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपके कम समझ में आए। देखो दो पॉइंट आते हैं अपनी, एक धमनी आती है और एक शिरा आती है। धमनियों की बात करें तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है हमेशा। धमनियों में कैसा रक्त बहता है दोस्तों, शुद्ध। और शिराओं में जो रक्त बहता है वो बहता है अशुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ पर दो अपवाद मैं आपको बताता हूँ। वो अपवाद कौन से हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। फुफ्फुस जो धमनी होती है, फुफ्फुस जो धमनी होती है, उस फुफ्फुस धमनी में याद रखना दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ धमनियों में कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध, जबकि शिराओं में कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध। लेकिन अपवाद फुफ्फुस जो धमनी होती है उसमें कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त। और ये अशुद्ध रक्त आया कहाँ से है, ये आया है दोस्तों आपके दाएं विलय से। तो दाएं विलय से जो अशुद्ध रक्त आता है उसको फेफड़ों में पहुंचाने का काम, फेफड़ों में लाने का काम कौन सी धमनी करती है दोस्तों, तो वो करती है आपकी फुफ्फुस धमनी। देखो शिराओं में कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। लेकिन इसका दूसरा जो अपवाद है वो आपकी फुफ्फुस शिरा, वो ना दोस्तों फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा में जो रक्त बहता है वो बहता है दोस्तों शुद्ध रक्त। मतलब अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में लाया जाएगा। और अब फेफड़ों में ब्लड का क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। और जैसे ही शुद्धिकरण की क्रिया संपन्न होगी तो आपकी फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से इस शुद्ध रक्त को हृदय के कौन से पार्ट में ले जाती है, बाएं आलिंद में लेकर के जाती। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। दोनों ही पॉइंट अच्छे अपवाद हैं और ये एक बार अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इनको समझ पा रहे होंगे। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार से मुझे आप लोगों के लाइक मिल रहे हैं, आप लोगों के व्यू मुझे मिल रहे हैं, आप लोगों का जो सब्सक्राइब करने का जो तरीका, जो अंदाज मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग बने रहिए। आप अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आप अपने दोस्त हरीश कुमार के साथ नेक्स्ट जो वीडियो की मैं बात करूँ तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा जो स्केलेटन सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम अपन पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा चाहता हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी साथियों को।